तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 01 के साथ हाजिर हो। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि आसमान के ऊपर से कॉमेट गिर रहा होता है। एक कॉमेट जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि असल में वाकई में कॉमेट है या फिर क्या है। तो वो कॉमेट जो होता है ऊपर से सीधा नीचे की तरफ आता है और आकर सीधा समंदर के अंदर गिर जाता है। जब वो पानी के अंदर गिरता है तो वहां पर जो आम नागरिक जो होते हैं वो बेचारे अपने रोजमर्रा के काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर गिरता है तो एक बड़ी सी सुनामी आ जाती है। एक बड़ी सी पानी की लहर पानी के अंदर से बाहर निकलती है। सभी लोग उसे देखकर डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। तो पानी की लहर इतनी बड़ी होती है कि वो एक काफी बड़े एरिया को पूरी तरह से कवर कर लेती है। तो जब लोग वहां पर से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, यहीं पर एक छोटी बच्ची को दिखाता है कि वो बेचारी भागते हुए गिर जाती है, लेकिन यहीं पर पानी रुक जाता है क्योंकि वहां पर कुछ वॉरियर्स होते हैं। ये मार्शल आर्ट्स की दुनिया और मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सभी लोग मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को यूज करना जानते हैं। जो लोग मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं तो वो लोग वहां पर उनको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कुछ और भी वहां पर मार्शल आर्टिस्ट आ जाते हैं जो कि आइस पावर को यूज करते हैं, वहां पर पानी को फ्रीज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर वो कॉमेट की वजह से जो बड़ी वेव बनी थी वो इतनी पावरफुल थी कि इन लोगों की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स भी उनके सामने नहीं टिक पाई और पानी जो है पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लेता है और पानी जहां तक उसकी नजर जाती है वहां पर पानी उस सबको बर्बाद कर देता है। यहीं पर से एक मंत्री को दिखाते हैं कि वो भागता हुआ सीधा एम्परर के पास आता है और उसे कहता है कि एम्परर एक बहुत ही बुरी खबर है। एक बहुत ही बुरी खबर है कि आसमान के ऊपर से अचानक कोई चीज गिरी और पानी के अंदर से एक बड़ी लहर निकली जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही मची है। और इसी के साथ ही वहां पर उस साल के बारे में ईस्ट कोस्ट के अंदर एक रिकॉर्ड लिखा जाता है जिसके अंदर बताया जाता है कि उस साल जब यहाँ पर एक आसमान के ऊपर से कॉमेट गिरा था तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। लेकिन उस कॉमेट के बारे में किसी को ये नहीं पता कि उस कॉमेट के अंदर क्या था और वो कॉमेट गिरा क्यों था। तो जहां पर से फाइनली हमारी कहानी स्टार्ट होने वाली है क्योंकि तो ये स्टोरी का प्रीलॉग था। तो इस कहानी के स्टार्ट में दिखाता है कि एक कैल्डर जो कि एक बटलर होता है एक फैमिली का, वो यहाँ पर एक यंग मास्टर को लेने के लिए एक गांव के एरिया में जाता है जिसे मछुआरों का गांव कहा जाता है। तो वो वहां पर पहुंचता और कहता है कि लगता है कि हम लोग मछुआरों के गांव में पहुंच गए, क्योंकि वो गांव जो होता है वो समुद्र के किनारे बसा होता है और वहां पर काफी छोटा सा गांव होता है। तो उसका साथी उसे कहता है कि आपको वाकई में लगता है कि मास्टर शिमू यहीं पर रहते हैं। तो वो यहाँ पर अपनी फैमिली के यंग मास्टर को ढूंढने के लिए आए होते हैं क्योंकि उनकी फैमिली का जो मास्टर होता है ये उसका बेटा होता है जो कि यही समझ लो कि नाजायज बेटा है। तो बटलर चैंग का साथी उसे कहता है कि बटलर चैंग क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मास्टर शी चुपचाप हमारे साथ यहाँ पर से वापस चलेंगे? उसके डैड की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। मास्टर चैंग उसे कहते हैं कि शांत हो जाओ, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। और इसी के साथ ही वो उसके कॉटेज की तरफ आगे जाते हैं। जैसे वो जाकर कॉटेज के दरवाजे पर नॉक करते हैं, दरवाजा अपने आप ही टूट जाता है और अंदर गिर जाता है। अंदर आने के बाद वो चेक करते हैं तो शिमू वहां पर नहीं होता। वो पूरा कमरा चेक कर लेते हैं और इसी के साथ ही साथ कुछ और लड़के होते हैं जो कि शिमू के साथ ही यानी कि गाँव वाले होते हैं। वो लोग इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं और कहते हैं कि देखो तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर ये लोग हायर ऑफिशियल है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी आसानी के साथ आकर जो शिमू के घर के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इन लोगों ने तो यंग मास्टर शिमू के दरवाजे को भी तोड़ दिया है। जबकि दूसरा साथी उसको रोक देता और कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उनकी ड्रेस को देखो, वो जिन फैमिली के लोग हैं। जिन फैमिली के लोगों के साथ तुम पंगा लेना चाहते हो, मुझे लगता है कि शिमू का उनके साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर शिमू को लेने के लिए आए हैं। तो इसी के साथ ही जब वो लड़का उसे ये बात कहता है तो ये बात सुनने के बाद वही लड़का अब यहाँ पर उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है और वो कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर वो कमीना एक ऑर्फन बचा था जिसका बाप नहीं था, लेकिन अब अचानक से जिन फैमिली के लोग उसे अडॉप्ट करने के लिए आ गए हैं। लगता है कि वो भिखारी अब यहाँ पर हमारे ऊपर राज करेगा। इसके साथ ही मास्टर चैंग के साथ ही उसे कहता है कि यंग मास्टर शी तो यहाँ पर नहीं है, अब हम लोग उसे कहाँ पर ढूंढेंगे? तो मास्टर चैंग उनसे कहता है कि यहीं पर वो कहीं आसपास ही होगा, हो सकता है कहीं समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गया हो। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक चट्टान के ऊपर का दिखाया जाता है जहाँ पर शिमू बैठा होता है। तो शिमू वहां पर बैठा एक शंख बजा रहा होता है और इसी के साथ ही वो अपनी मॉम को याद करता है क्योंकि उसकी मॉम अभी भी यहाँ पर मरी होती है और उसकी मॉम मरने से पहले उसे कहती है मैं तुम्हारे डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हालांकि पिछले 14 साल से तुम्हारे डैड घर वापस नहीं आए, तुम्हारे पैदा होने के बाद से वो घर वापस नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद मैं उनकी जिम्मेदारी को समझती हूँ, उनकी मजबूरी को समझती हूँ। वो जिस काम के लिए गए थे वो एक ऐसे इंसान थे जो
मार्शल आर्ट्स को परस्यू करना चाहते थे, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनना चाहते थे। इसी वजह से वो हमें यहाँ पर छोड़कर चले गए, लेकिन मैं उसके लिए उनको ब्लेम नहीं देना चाहती और मैं चाहती हूँ कि जब तुम दोबारा अपने फादर को मिलो तो एक फादर की तरह उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना। तो हमारा शिमो जो था अपनी मॉम की बातें याद करने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि उसकी मॉम जो थी वो मरने से पहले उसे ये बात क्यों कहकर गई कि उसके डैड जो थे वो उनकी मजबूरी को समझती हैं। हालांकि उसका बाप जो था वो पिछले 14 साल से अपने बेटे से मिलने के लिए यहाँ पर आया ही नहीं। तो उसकी मॉम मरने से पहले उसे ये भी कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अपने डैड की तरह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनना होगा, तुम्हें एक मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा। और उसी के बाद उसकी मॉम मर जाती है। तो ये बातें सोचने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ ही ऊपर से नीचे की तरफ जंप लगा देता और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं यहाँ पर अपने डैड को बिल्कुल भी दोबारा से रिस्पेक्ट नहीं देने वाला, वैसी रिस्पेक्ट जैसी मेरी मॉम चाहती है। पता नहीं मेरी मॉम अभी भी यहाँ पर डैड से इतना प्यार क्यों करती है जबकि वो उन्हें छोड़कर चला गया। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लिए कोई इंसान यहाँ पर अपनी बीवी और अपने बच्चे को छोड़कर 14 साल के लिए उनसे दूर रहता है। शिमो वहां पर यही सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा मैं उस बंदे को अपना फादर कह पाऊंगा, वो बंदा मेरा फादर कहलाने के लायक नहीं है। और इसी के साथ शिमो जो होता है वहां पर पानी के अंदर, पानी की गहराई में एक बड़ी सी चट्टान होती है, एक बड़ा सा पत्थर होता है जो कि किसी एक बड़े से शंख के ऊपर गिरा होता है, एक बड़ी सी सिप्पी के ऊपर गिरा होता है और वो जाकर उसको वहां पर से निकालने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर तकरीबन उसे 2 साल हो चुके होते हैं और वहां पर पत्थर खोद खोद कर वो उस बड़ी सी सीपी को वहां पर से निकालने की कोशिश कर रहा था और काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। पता नहीं कैसे लेकिन वो बड़ा सा पत्थर जो होता है उस सीपी के ऊपर गिर चुका होता है और वो बेचारी सीपी वहां से निकल नहीं पा रही होती है। लेकिन जैसे ही जब वो उसके करीब पहुंचता है तो सीपी के अंदर से बहुत ही रेड कलर का ऑरा निकलता है जो कि शिमो की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो शिमो पिछले 2 साल से यहाँ पर आता था और इस सीपी के अंदर से जो ऑरा निकलता तो उसे एब्जॉर्ब करता और साथ ही पत्थर को तोड़ता रहता ताकि यहाँ पर कभी ना कभी इस शिपी को आजाद करवा सके। इस बार जब वहां पर से रेड कलर का ऑरा निकलता है तो ऑरा एब्जॉर्ब करने के बाद वो बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पर पहुंच जाता है। फिर साथ ही अपना शावल लेकर पत्थर खोदना स्टार्ट करता है। वो उस पत्थर को तोड़ रहा था और साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर फाइनली मैं इस पत्थर को तोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं इसके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सिप्पी जो है यहाँ पर इस बड़े से पत्थर के नीचे कैसे दबी, लेकिन फाइनली मैं यहाँ पर से इसे आजाद करवाने वाला हूँ क्योंकि जब मैं इसके पास से गुजरा था तो इसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकली थी जो मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुई, जिसने मुझे काफी फायदा दिया। और पिछले 2 साल से यहाँ पर मैं इसकी अंदर से निकलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और उसी के बाद मैं यहाँ पर इसकी मदद करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ ताकि मैं इसका रिपे बैक कर सकूँ क्योंकि इसने यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ मुझे बॉडी टेम्परेचर के 7th लेवल तक पहुंचा दिया, तो मैं कम से कम इसे आजाद तो करवा ही सकता हूँ। और वहीं पर फाइनली वो आखिरी पत्थर निकालता है तो सिप्पी आजाद हो जाती है। तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने फाइनली सिप्पी को आजाद कर दिया। लेकिन जैसे वहां पर वो ये देख रहा होता है क्योंकि वो पत्थर खोद रहा होता है तो पत्थर की जो नींव होती है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और पूरे का पूरा पत्थर ही अब उसके ऊपर गिर जाता है और सिप्पी फिर से वहां पर पत्थर के नीचे दबने लगती है। लेकिन हमारा शिमो जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और वो अपने हाथों को ऊपर की तरफ करते हुए अपनी जो उसकी बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल की एनर्जी होती है उसी के साथ उस पत्थर को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन वो उसे ब्लॉक नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी पत्थर होता है। फिर साथ ही वो पंच बनाता है, पंच के अंदर एनर्जी रिलीज करके उसके ऊपर जबरदस्त पंच दे मारता है। वो दोनों हाथों के साथ जब उस पत्थर को पंच मारता है तो पत्थर तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाता है, लेकिन इसी के साथ उस बेचारे के दोनों बाजू जो होते हैं वो कट जाते हैं। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाने की वजह से वो बेचारा जो होता है वहीं पर पानी के अंदर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं क्योंकि पत्थर अब हट चुका है और सिप्पी के अंदर से एक छोटी सी लड़की निकलती है। वो छोटी लड़की पानी के अंदर से निकलने के बाद जल्दी से शिमो की तरफ आके बढ़ती है। वो उसको पकड़ती है, साथ ही उसको पकड़कर वहां पर से उसको बाहर लेकर आने की कोशिश करती है। वो उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो जाग नहीं रहा था। फिर साथ ही आसपास जितनी वहां पर सिप्पियां आती हैं उन सभी के अंदर जो मोती होते हैं वो सभी के मोतियों की पावर को अब्जॉर्ब करती है। उन सभी की पावर को यूज करते हुए वहां पर से शिमो को लेकर पानी के अंदर से बाहर आ जाती है और पानी के अंदर से बाहर आने के बाद उसे रख कर बैठी होती है और उसे या करके बुला रही होती है क्योंकि वो भी छोटी है, इसी वजह से वो प्रॉपरली बात नहीं कर पा रही होती। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या कह रही होती है। वो उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम ठीक हो, जल्दी से उठो, जल्दी से उठो। लेकिन वो उठ नहीं रहा होता। तो साथ
साथ ही उसके हाथों की तरफ देख दिया कि उस बेचारे के दोनों हाथ कट चुके हैं। तो इसी के साथ ही वो छोटी फेरी जो होती है वहीं पर बैठकर अपनी एक स्पेशल स्किल को यूज करती है, वहां पर शायद प्रे करती है क्योंकि उससे अभी छोटी बची है तो उसे नहीं पता कैसे स्किल्स को यूज करना है। लेकिन उसके पास से वही रेड कलर की एनर्जी निकलती है और वो सारी की सारी रेड एनर्जी जो होती है वो शिमू के बाजू के अंदर चली जाती है और उसके बाजू जो होते हैं दोबारा से वहां पर रिपेयर हो जाते हैं, उसके बाजू दोबारा से अपीयर हो जाते हैं। फाइनली हमारा शिमू जो होता है फिर से वहां पर सांस लेना शुरू कर देता है। तो जैसे ही यहाँ पर शिमू जो होता है वो होश में आ रहा था, इसी के साथ ही पानी के अंदर से दो पानी के रहने वाले नेटिव्स निकल आते हैं, यानी कि दो एक्वामैन्स निकलते हैं, एक लड़की और एक लड़का होता है। तो वो लोग कहते हैं कि देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फाइनली हमने यहाँ पर हीवनली क्लैम स्पिरिट डॉटर को ढूंढ लिया है। तो जब वो यहाँ पर इस तरह की बात करता है तो वो बेचारी लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है, जबकि उसके साथ वही लड़की जो होती है वो उसके सर में मारती है और उसे कहती है कि हमारी प्रिंसेस को यहाँ पर डराओ मत, और जल्दी से आके बढ़ती है, उसे उठाती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये बहुत ज्यादा प्यारी है, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हम तो बस यहाँ पर से तुम्हें वापस लेकर जाने के लिए आए हैं क्योंकि तुम गुम हो गई थी। जबकि वो दूसरा लड़का जो होता है वो आगे बढ़ता है, जाकर हमारे शिमू की बॉडी के ऊपर अपना पाँव रखता है और कहता है मुझे लगता है कि इस इंसान को यहाँ पर मार देना चाहिए, इसी गंदे इंसान ने यहाँ पर हीवनली क्लैम डॉटर को अपने पास बंदी बनाकर रखा होगा, क्योंकि इंसान जो होते हैं ये कभी भरोसे के लायक नहीं होते और इंसान हमेशा यहाँ पर मुश्किल लेकर आते हैं। तो हम यहाँ पर इसको यहीं पर मार डालते हैं और इस किस्से को खत्म करते हैं। साथ ही वो अपने पास से अपना ब्लेड निकालता है और शिमू को वहां पर मारने लगता है। तो यहाँ पर हम लोग शैंग्रीला की एपिसोड 01 को एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। एक तरफ मास्टर जैंग जो है वो शिमू को ढूंढ रहे हैं ताकि वो अपने डैड की विरासत ले सके, जबकि दूसरी तरफ से यहाँ पर ये पानी के रहने वाले लोग जो है इसे मारना चाहते हैं। तो यहाँ पर एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, शैंग्रीला की एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो पानी का जो रहने वाला बंदा होता है वो अपनी तलवार निकालता है और इसी के साथ ही हमारे शिमू को मारने लगता है, लेकिन प्रिंसेस जो होती है भागती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और शिमू की बॉडी के साथ लिपट जाती है और कहती है या तुम लोग इसे नहीं मार सकते, इसने मेरी जान बचाई है। तो जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि प्रिंसेस यहाँ पर ये कहना चाहती है कि हम इसे नहीं मार सकते क्योंकि इसने इसकी जान बचाई है। जबकि लड़का उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इस इंसान को यहीं पर मार देना चाहिए, मुझे लगता है कि इस लड़के के कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव जरूर होंगे, ये हमारी प्रिंसेस को किसी न किसी मकसद से तो जरूर बचा रहा था। और इसी के साथ ही पानी के अंदर से एक बड़ा सा पानी का भवंडर बाहर निकलता है। उस पानी के भवंडर के अंदर से एक टीचर, एक लड़की बाहर निकलती है जो कि उनकी मास्टर होती है। तो वो दोनों से रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो मास्टर बाहर निकलने के बाद प्रिंसेस के सर पे हाथ रखती है और कहती है देखो तो जरा यहाँ पर हमारी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है कि हमारी प्रिंसेस हमें यहाँ पर वापस मिल गई है। तो है कि तुम दोनों की किस्मत भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और तुम दोनों यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े काम करने के लिए बने हो। इसी के साथ ही मास्टर जो होती है वहां पर उस बच्ची से पूछती है बताओ कि तुम्हारा पैर कहाँ पर गया, यानी तुम्हारी सिप्पी कहाँ पर गई। लेकिन प्रिंसेस को उस सिप्पी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जबकि लड़का गुस्से के साथ चिल्लाकर कहता है मुझे लगता है कि इस लड़के ने उस सिप्पी को अपने पास रख लिया, इसने उस सिप्पी को चोरी कर लिया है। इसी के साथ ही प्रिंसेस फिर से चिल्लाकर उसे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग यहाँ पर इस इंसान के ऊपर भरोसा कर सकते हो, इसने मेरी जान बचाई है। तो मास्टर कहते हैं कि तुमने कहा कि इस इंसान ने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में इस बेचारे के दोनों हाथ भी काट गए थे और तुमने यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ इसके दोनों हाथों को दोबारा से रिकवर करवा दिया और हो सकता है कि उसी चक्कर में तुम्हारी सिप्पी जो है वो एनर्जी बनकर इसके हाथों में चली गई है। इसी के साथ ही टीचर ये बात सुनने के बाद कहती है चलो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं। तो उसके दोनों डिसाइपल उसे कहते हैं टीचर क्या वाकई में यहाँ पर से इस इंसान को जाने देना चाहती हैं। तो टीचर उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर तुम्हारी रेस की एक स्पिरिट की जान बचाई है, तो फिर मुझे लगता है कि इस इंसान की जान बचाना हमारा फर्ज बनता है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस इंसान को उठाओ और जाकर जमीन के ऊपर छोड़ कर आओ। वो दोनों इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे शिमू को
उठाते हैं और उसे जाकर बीच के ऊपर छोड़ आते हैं। तो जब वो उसे छोड़कर आ जाते हैं और उसके बाद वो प्रिंसेस जो होती है वो अपनी मास्टर के साथ पानी के अंदर जा रही होती है, तो उसकी मास्टर उसे कहती है कि जियांगजू, तुमने इस इंसानी बच्चे के लिए जो कुछ भी करना था वो कर दिया, और वैसे भी तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम यूज कर चुकी हो उस लड़के के ऊपर, और मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा तुम कभी उस लड़के को देख पाओगे और ना ही तुम्हें यहाँ पर इसकी इजाजत मिलेगी, क्योंकि हमारे जो हम पानी के अंदर रहते हैं और वो इंसान जो कि धरती के ऊपर रहते हैं उनके दरमियान में बहुत बड़ा गैप है और हम सभी लोग एक दूसरे से इस तरह नहीं मिल सकते। इसी के साथ ही वो पानी के अंदर गायब हो जाते हैं, जबकि हमारे शिमू को होश आती है। वो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, लेकिन जैसे वो अपने हाथों की तरफ देखता है उसके हाथ सलामत होते हैं, उसके हाथ कटे नहीं होते। तो वो कहता है ये क्या हुआ, मेरे हाथों को क्या हुआ, ये वापस कैसे आ गया, मुझे याद है कि मेरे हाथ कट गए थे। फिर साथ से वहां पर एक छोटा सा शेल दिखाई देता है। वो उस क्रिस्टल बीड को उठाता है और कहता है कि ये क्या, ये क्रिस्टल बीड किसका है। फिर साथ उसे वहां पर हल्की हल्की मेमोरीज याद आती है। वो कहता है कि मुझे याद है कि एक छोटी सी लड़की थी, तो उस छोटी सी लड़की ने पानी के अंदर से मुझे बाहर निकाला और साथ उसने मेरी जान बचाई। हमारा शीमो जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से जाने से पहले पानी के अंदर जाकर उस शिपी को चेक करना होगा, क्या मैंने उसे निकाल लिया, क्या मैंने उसे बचा लिया, जिसे पिछले 2 साल से मैं पत्थर के अंदर से खोद रहा था। तो वो पानी के अंदर जाता है और उसे चेक करके वापस आ जाता है। तो वो कहता है कि चलो शुक्र है कि वो पानी के अंदर से निकल चुकी है। वहां पर जो शिपी पानी के अंदर जो पत्थर के अंदर दबी हुई थी वो निकल चुकी है, वो वहां पर नहीं है। और जब से मुझे यहाँ पर होश आई है मुझे वहां पर कुछ भी याद नहीं है कि आखिर वहां पर सही में हुआ क्या था। मुझे बस इतना याद है कि वहां पर एक छोटी सी लड़की थी जिसने मेरी जान बचाई है। तो जैसे ही वो जंगल के अंदर से चलता वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है, इसी के साथ ही मास्टर चैंग वहां से निकलते हैं और उसे कहते हैं यंग मास्टर शी, क्या तुम्हारा नाम यंग मास्टर शी है। तो जैसे ही वो उसे बताता है कि हाँ मेरा नाम यंग मास्टर शी है, लेकिन तुम कौन हो। और इसी के साथ ही वो उसके सामने घुटने टेक देते हैं और कहता है कि मैं बटलर चैंग हूँ, मैं जिन फैमिली की तरफ से यहाँ पर आया हूँ, जिन फैमिली की तरफ से आपके डैड ने मुझे यहाँ पर ऑर्डर देकर भेजा है ताकि आपको लाया जा सके। मैं आपको जिन फैमिली में वापस ले जाने के लिए आया हूँ। तो मोशी उसे कहता है कि क्या तुम मेरे फादर को जानते हो। तो वो कहता है हाँ मैं आपके फादर को जानता हूँ। तो मास्टर चैंग उसे उसके डैड के बारे में बताता है कि तुम्हारे डैड एक बहुत ही महान और कमाल के मार्शल आर्टिस्ट हैं, एक बहुत ही कमाल के वॉरियर हैं। उन्होंने जिन फैमिली को अपनी यंगर एज में ज्वाइन किया और उसके बाद से उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स को हासिल किया, जिसकी वजह से जिन फैमिली में उन्होंने अपनी जगह बनाई। लेकिन अब वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार हो चुके हैं। इस वक्त वो बिस्तर के ऊपर पड़े हुए हैं। अब जबकि वो बिस्तर के ऊपर पड़े हुए मरने वाले हैं, तो मरने से पहले वो अपने बेटे को मिलना चाहते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया है ताकि मरने से पहले तुम उन्हें गुड बाय बोल सको। तो शीमू उनसे कहता है कि लेकिन शीमू तो मर चुका है, जब वो इस गांव को छोड़कर गए थे उनका बेटा उसी वक्त मर गया था और मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते, इसलिए वापस चले जाओ, तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, यहाँ पर उनका कोई बेटा नहीं है। तो मास्टर चैंग उसे कहते हैं कि प्लीज यंग मास्टर मेरी बात तो सुनो, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। हमारे मास्टर जो इतने सालों से वापस नहीं आ सके अपनी बीवी और अपने बच्चे से मिलने के लिए, जहाँ पर उनकी बहुत सारी मजबूरियां रही हैं, वो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को परस्यू करने के लिए बाहर निकले थे। लेकिन जिन फैमिली में उनकी इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां थी कि वो अपने बेटे और अपनी बीवी से मिलने के लिए नहीं आ सके, लेकिन अभी भी वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो शीमो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कुछ ऐसी डिफिकल्टीज भी होती हैं जो कि उसे अपनी बीवी और अपने बच्चे से रोक सकती थी मिलने से। क्या तुम्हें लगता है कि कोई बाप ऐसा भी हो सकता है जो अपने बेटे से मिलने के लिए ना आए, सिर्फ ये सोच कर के उसके पास बहुत सारे काम है करने को, जबकि उसकी वाइफ जो थी मरते वक्त भी उसका नाम लेती रही, वो अभी भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसके साथ वो बेचारी मर गई और वो उससे मिलने के लिए भी नहीं आए। तब हमारा शीमू से ये वाली बातें कह रहा था, इसी के साथ उनके पास तीरों से अटैक होता है। तो वहां पर जबरदस्त अटैक होता है। तो मास्टर चैन जल्दी से उसके सामने खड़े हो जाते हैं और अपने बाजू को सामने करते हुए शील्ड के साथ उसको बचाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहीं पर पीछे रहना। साइड के ऊपर से 2 वॉरियर्स निकल आते हैं। वो उसे कहते हैं कि देखो देखो यहाँ पर मैं क्या मिला, हमें पता था कि अगर चैन कमीने को फॉलो किया तो फिर हमें यंग मास्टर मिल ही जाएगा। अब जबकि यहाँ पर चैन मिल चुका है, साथ ही यंग मास्टर भी मिल चुका है, तो हम दोनों यहाँ पर इस यंग मास्टर को मारने के लिए आए हैं। तो बटलर चैन उन दोनों से कहते हैं कि ब्याओ ब्रदर्स, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग भी तो हमारी जिन फैमिली का ही हिस्सा हो, क्या तुम यहाँ पर रिबेलियन करना चाहते हो। तो शीमू जो होता है वो मास्टर चैन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली का दुश्मन है, जबकि मास्टर चैन से कहते हैं कि नहीं, ये मेरी फैमिली का दुश्मन नहीं है,
है, बल्कि ये तुम्हारा दुश्मन है, ये यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया है। तो दोनों ब्याओ ब्रदर उससे कहते हैं कि बुड्ढे खुसट कहीं के, चुपचाप इस लड़के को हमारे हवाले कर दो, हम सिर्फ और सिर्फ इस लड़के के लिए आए हैं और यहाँ पर यही समझे कि तुम यहाँ पर थे ही नहीं, हम बस इस लड़के को मारेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, और अगर तुम यहाँ पर हमें रोकने की कोशिश करोगे तो फिर तुम भी यहीं पर मरोगे। तो मास्टर चैन उनसे कहता है कि लगता है कि फिल टेल्डर जो है वो यहाँ पर यंग मास्टर को सच्ची में मरवाना चाहते हैं, इसी वजह से वो इस हद तक गिर चुके हैं कि उसने यहाँ पर तुम्हारे जैसे कमीने असैसिन्स को भेज दिया ताकि वो यंग मास्टर को मरवा सके, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तुम लोग यहाँ पर इस यंग मास्टर को नहीं मार सकते। तो ब्याह ब्रदर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या सोचते हो कि तुम अकेले यहाँ पर हम दोनों ब्याह ब्रदर्स को रोक सकते हो, और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक वाला ऊपर जंप करता है और अपने पास है नीडल्स के साथ मास्टर चैन के ऊपर अटैक करता है, जबकि दूसरे वाला नीचे से अपना कुल्हाड़ा लेकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है। मास्टर ब्याह जो होते हैं वो सेम टाइम के ऊपर वाली नीडल्स को भी ब्लॉक कर रहे होते हैं, साथ ही वो नीचे वाले के कुल्हाड़े को भी ब्लॉक कर रहे होते हैं, जबकि हमारा शीमू जो होता है वहां पर उनके अटैक्स की वजह से निकलने वाली एनर्जी को महसूस कर रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि ये दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों नहीं बल्कि तीनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी एनर्जी तो जरा महसूस करके देखो। तो दोनों ब्याह ब्रदर्स को वहां पर मास्टर चैन से फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और कहते हैं कि देखो तो जरा इस बुड्ढे खूसट के पास भी काफी सारी ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से ये हमारे सामने टिक पा रहा है। दोनों वहां पर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं। जब वहां पर दोनों एक साथ अटैक किए जा रहे होते हैं, इसी के साथ ही बड़ा वाला जो होता है वो अपने कुल्हाड़े के साथ जैसी मास्टर चैन के ऊपर अटैक करने के लिए करीब पहुंचता है तो मास्टर चैन अपनी पाम के साथ उसको हिट करता है, जिससे वो पीछे जाकर एक पत्थर के साथ टकराता है। तो जब वो पत्थर के साथ टकराता है तो मास्टर चैन कहते हैं दूसरे वाला कहां पर गया। तो दूसरे वाला छोटे वाला जो होता है वो नीडल्स के साथ पीछे की तरफ जंप कर जाता है, वो शीमू के पीछे पहुंच जाता है। तो मास्टर चैन जो होता है वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो शीमू को मार डालेगा। इसी के साथ ही वहां पर ब्लड दिखाई देता है और फिर साथ ही दिखाते हैं कि मास्टर चैन जो है उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो बड़ी तेजी के साथ सामने आ जाते हैं और सारी नीडल्स जो होती है मास्टर चैन की बॉडी के अंदर धंस जाती हैं। तो हमारा शीमू से कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हो, लेकिन मास्टर चैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और दूसरी तरफ से बड़ा कुल्हाड़े वाला भी उठकर आ जाता है और वो अपना बड़ा सा कुल्हाड़ा लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास यहाँ पर बचने का कोई मौका नहीं है, अब पहले तुम्हें यहाँ पर मारेंगे उसके बाद इस लड़की को मारेंगे। और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और मास्टर चैन के ऊपर आकर अटैक कर देता है। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मास्टर चैन यहाँ पर शीमू को बचा पाएंगे या फिर शीमू यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करेगा, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ही देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।